मैं अपनी बात करूँ, अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये मैं नहीं होता। एकदम से इंडस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं, देन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो मुझे ये था कि फॉरेन कंट्री में जा रहा हूँ, ना तो एक्सपीरियंस है ना इंग्लिश स्पीकिंग मेरे को इतने अच्छे से आती है, तो कोई चांस नहीं है। बट जब मैं गया, बट इंडस्ट्री का पैसा इज वन थिंग, लेकिन लोगों का ट्रस्ट गेन करना Correct. अपने ऊपर इज अनदर थिंग। और सोशल मीडिया पर करोड़ रुपए की चीज बेचना इज नॉट इजी। एंड जब मैंने स्टार्ट किया उसके विद इन 2 मंथ्स, तो कैन वी से कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री सिर्फ कन्विंसिंग और ब्रांड वैल्यू और आपकी ट्रस्ट वैल्यू पे टिकी हुई है? बिकॉज समवन हु इज इन्वेस्टिंग करोड़ ऑफ मनी, वो सिर्फ ट्रस्ट के भरोसे अपना पैसा नहीं लगा सकता। तो सोशल मीडिया से बायर भी तो बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी हिडन नहीं है। पीपल नेवर यूज्ड टू यूज सोशल मीडिया इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री स्पेशली, बट अब ये एकदम ऑपोजिट है। क्योंकि माय होल बिजनेस इज फ्रॉम सोशल मीडिया। एवरी डील वी क्रैक इज फ्रॉम सोशल मीडिया। सबसे बड़ा हाइप इफ यू टॉक अबाउट रियल एस्टेट इज विद दुबई। दुबई। व्हाई इज दैट? उनसे लोग पूछते हैं व्हाई यू वांट एवरीथिंग सो फास्ट। मुझे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को देना है आज, मुझे बेस्ट सेफ्टी देनी है आज। बट अब बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में एंटर कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से किसके लिए ये इंडस्ट्री नहीं है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइक पे मिलेंगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के बारे में जिन्होंने इंडिया से निकलकर दुबई के रियल एस्टेट में अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पहचान बनाई है। From building trust with global investors to building a personal brand in a highly competitive market like real estate. He is none other than the founder and CEO of Solanki Properties, a Dubai realtor, influencer, and an investor. So let's welcome him to the show. So thank you so much for coming to our show. My pleasure. So let's start off. Everybody is into real estate today. You yourself being from India, आपने दुबई choose किया. Correct. You know, आपने इतना अच्छा name वहाँ बनाया. It's been few years now. Then why did you choose Dubai? सो एज सच कोई प्लान नहीं था या फिर कोई प्लान के अंदर पार्ट नहीं था दुबई मेरी लाइफ में। बट इन कॉलेज और इन स्कूल मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ भी करना है तो ऐसा करना है जिसमें मैं जल्दी से जल्दी अर्निंग कर सकूं। पता नहीं क्यों था, एंड यही रीज़न था मैंने शायद कॉलेज में एडमिशन तक नहीं लिया, क्योंकि माइंडसेट था कि 3 साल या 4 साल मिनिमम देने पड़ेंगे, चाहे मैं ग्रेजुएशन करूँ या बीटेक करूँ, उसके बाद मैं एलिजिबल होऊंगा टू स्टार्ट अ जॉब। तो मुझे 4 साल वेट नहीं करना था, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन या एडमिशन ही नहीं लिया कॉलेज में। देन आई स्टार्टेड एंड ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, मर्चेंट नेवी, एनडीए, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग, आई स्टार्टेड एफिलिएट मार्केटिंग, एक छोटा सा स्टार्टअप किया मथुरा में ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल डिलीवरी का। तो ये सब मैंने किया 2016 से लेके 2021-22 तक। अच्छा। इन पीरियड्स में मैंने कुछ अर्न नहीं किया, बट बहुत सी चीजें सीखी, क्योंकि सारे काम जो फील्ड वर्क थे, तो मुझे कहीं ना कहीं सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से नेगोशिएट करना, ये सारी चीजें इस दौरान मैं सीख चुका था। अच्छा। बट कोई भी आउटपुट मुझे एज अ प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। तो बाय डिफॉल्ट मेरी एक सिस्टर दुबई में रहती थी, तो मेरे घर वालों ने बोला कि तू इसके साथ दुबई जा, क्या पता वहां तुझे कुछ मिल जाए। अच्छा। तो बाय चांस मैं दुबई गया, एंड मेरी सिस्टर का कोई रेफरेंस था जो रियल एस्टेट में काम करता था, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। देन आई गॉट सेलेक्टेड एंड मैंने एज अ जॉब इसको स्टार्ट किया था। उस टाइम तक मुझे पता भी नहीं था कि रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री भी है, क्योंकि अपने एरिया में रियल एस्टेट कौन करता है? वो लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, या फिर वो लोग जो अपनी जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं, एक दुकान खोल लेते हैं, 10-20 प्लॉट की डिटेल ले ली, रियल एस्टेट कर रहे हैं वो। बट एज अ इंडस्ट्री इसको पहली बार जाके मैंने दुबई में एक्सप्लोर किया। तो इट वाज नॉट बाय चॉइस, बाय चांस मैं दुबई पहुंच गया एंड आई स्टार्टेड रियल एस्टेट। बट एकदम से इंडस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं, यू डिडंट हैड एनी बैकबोन कि रियल एस्टेट का कोई फैमिली मेंबर या कोई गाइडेंस है, देन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, हाउ वाज दैट फॉर यू? सो जब इंटरव्यू हुआ था, आई वाज सो नर्वस, क्योंकि मेरे पास कोई भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं था। एंड दुबई एज पीपल नो कि बहुत कॉम्पिटिटिव है, वहाँ जॉब लेना बहुत मुश्किल है। Correct. तो मैं तो ये मान के गया था कि मुझे जॉब नहीं मिलने वाली है, मैं वापस आऊंगा। अच्छा। सेकंड, क्योंकि मैंने कभी जॉब नहीं की थी, तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग वाज नॉट सो गुड। तो मुझे ये था कि फॉरेन कंट्री में जा रहा हूँ, ना तो एक्सपीरियंस है ना इंग्लिश स्पीकिंग मेरे को इतने अच्छे से आती है, तो कोई चांस नहीं है। बट जब मैं गया, आई गिव माई बेस्ट। मैंने बताया कि मैं क्या करता था, हाउ आई यूज सोशल मीडिया टू जनरेट लीड्स, क्योंकि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता था, डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा बहुत सीखा था मैंने ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, तो मैंने सब दिखा दिया। मैं व्लॉगिंग करता था, मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल के दिखा दिया कि हाउ टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, और मेरी वीडियो उस समय वो टॉप 4 में चल रही थी उस टॉपिक के ऊपर। तो वो मैंने जो इंटरव्यू ले रहा था उनको दिखाया, तो उन सब चीजों को इतना बोला मैंने कि दे गॉट कन्विंस्ड एंड उन्होंने मुझे हायर कर लिया। बट जब मैं अंदर गया उस इंडस्ट्री के, तो मुझे पता चला कि काम तो बहुत सिंपल है। मतलब काम इज, कॉल कर रहे हो आप क्लाइंट्स को, आप
पूछ रहे हो कि आपको खरीदना है, उन्होंने जैसे ही बोला कि हाँ मुझे खरीदना है, आप उनको नर्चर कर रहे हो कि क्या खरीदना है, कौन से ऑप्शंस मार्केट में है, उसके बाद उसको इनवाइट करके मैनेजर से मिलवाना। तो मेरा काम तो सिर्फ क्या था, ये पता करना कि कौन इंटरेस्टेड है और उसका इंटरेस्ट किस चीज में। मीडिएटर। उसके बाद मैनेजर देख रहा है, मैनेजर नहीं देख रहा तो जो डेवलपर साइड का आरएम होता है वो कर रहा है, मतलब मेहनत 2 लोग कर रहे हैं और पैसा मुझे आ रहा है। तो आई वाज लाइक कि मेरी स्किल्स काम आ रही है मुझे ये पैसा कमा के देने में। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। बट इंडस्ट्री का पैसा इज वन थिंग, लेकिन लोगों का ट्रस्ट गेन करना Correct. अपने ऊपर इज अनदर थिंग। True. वो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? सो इन फर्स्ट ईयर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लोग मुझसे जो खरीदते थे वो मुझे जानते भी नहीं थे। हाँ. और वो मेरी वजह से नहीं खरीदते थे, बिकॉज इट वाज अ कंपनी सिस्टम। तो इट वाज कोल्ड कॉलिंग, तो कंपनी का देखा, उनको खरीदना है, बिल्डर पसंद आया, इसलिए खरीदते थे। बट आफ्टर 1 ईयर आई रियलाइज्ड कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो तुक्का है। मेरे को सही नंबर मेरे सीआरएम में आ गया तो उसने ले ली, कभी नहीं आया तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने बोला दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग, इससे काम नहीं चलेगा। तो आई स्टार्टेड थिंग्स जो मैं पास्ट में करता था, आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि प्रॉपर्टी समथिंग जो करोड़ से नीचे आती नहीं है, और सोशल मीडिया पर करोड़ रुपए की चीज बेचना इज नॉट इजी। तो ये माइंडसेट होता है कि इंस्टाग्राम चलाने वाला थोड़ी करोड़ रुपए लेके बैठा है, वो तो वेले लोग चला रहे हैं। तो ये माइंडसेट होता था। बट आई स्टार्टेड, एंड जब मैंने स्टार्ट किया उसके विद इन 2 months देयर वाज अ लेडी फ्रॉम कनाडा, वो इंडिया से थी, फ्रॉम हैदराबाद, शी यूज्ड टू लिव इन कनाडा। उसने मुझसे ओवर द कॉल, ना जूम कॉल की ना मीटिंग की, उसने मुझसे 1.8 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली। That was your first deal? फर्स्ट डील फ्रॉम सोशल मीडिया। मतलब मैं मेहनत कर रहा था, मीटिंग्स हो रही थी, कन्वर्सेशन हो रहे थे, बट वो पहली डील थी जो सोशल मीडिया से हो गई थी, कन्वर्ट हो गई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने खुद की वीडियो से लीड जनरेट की, मीटिंग निकाली और क्लोज किया। यानी स्टार्टिंग टू एंड सारा प्रोसेस मैं था, इसमें कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं थी। तो अब ये चीज मेरे कंट्रोल में रह सकती है अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ। तब जाके मैंने पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना शुरू किया, लोगों को एजुकेट किया कि हाउ रियल एस्टेट इज परफॉर्मिंग इन दुबई, क्यों लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड उसको देखते देखते आज एक ब्रांड नेम बन गया। आई गॉट सो मेनी रेफरल क्लाइंट्स जो ये बोलते हैं कि हमने किसी से सुना था कि आप सही प्रॉपर्टी बताओगे, सही चीज दिखाओगे। तो बहुत सा बिजनेस मेरा अब सिर्फ इस चीज पे चलता है, ट्रस्ट की वजह से। तो कैन वी से कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री सिर्फ कन्विंसिंग और ब्रांड वैल्यू और आपकी ट्रस्ट वैल्यू पे टिकी हुई है? नॉलेज बहुत बड़ा फैक्टर है। Okay. बिकॉज समवन हु इज इन्वेस्टिंग करोड्स ऑफ मनी, वो सिर्फ ट्रस्ट के भरोसे अपना पैसा नहीं लगा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, बहुत क्रॉस क्वेश्चन। मतलब हर चीज वो चेक करेंगे, स्पेशली इंडियंस। इंडियंस ठोक बजा के लेने वाले लोग होते हैं। तो उनको आप कोई चीज ऐसे बताओगे, बोलेंगे ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है। अच्छा आप बता रहे हो, फिर दूसरे के पास जाएंगे, ऐसा क्या है। तो 10 जगह चेक करते हैं। तो नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी करोड़ रुपए तभी कमा पाए ना जब उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया। तभी उनके पास इतना एक्स्ट्रा कैश फ्लो है कि वो प्रॉपर्टी खरीद पा रहे हैं। तो उनको ये बताना कि ये प्रॉपर्टी क्यों लेनी चाहिए या क्या फायदे होने वाले हैं, वो सिर्फ ट्रस्ट से नहीं आता, वो आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया से बायर भी तो बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी हिडन नहीं है। Correct. आज की डेट में तो दुबई रियल एस्टेट ऐसा हो गया कि आप 2 लोगों की रील देख लो, आप शाम तक 80 लोगों की रील देखोगे, आप लाइन से आते जाएंगी। आप बोलोगे ये भी प्रोजेक्ट है, ये भी प्रोजेक्ट है, ये भी मार्केट में। तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, एंड इट्स इजी ऑल्सो, ताकि क्लाइंट को भी आसान हो जाता है कि मार्केट में इतना सब चल रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये झूठ बोलेगा मुझे पता चल जाएगा। तो इट्स गुड कि ऑनलाइन चीजें हैं, तो ईजी रहता है एज अ इन्वेस्टर उनको जज करने में कि किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना। So another very interesting question is that every realtor today and their brands are very proactive on social media. तो how come ये वाला trend real estate में एकदम से उठ गया, that people never used to use social media in real estate industry especially, but अब ये एकदम opposite है? Why is that? एक तो मेरे ख्याल से टाइम की भी डिमांड है, क्योंकि वी हैव टू चेंज थिंग्स की किस तरीके से होनी चाहिए। एंड सेकंड, अब जो रियल एस्टेट में जो लोग एंट्री ले रहे हैं ना, वो स्पेशली वो है जो यूथ है, जो कॉलेज पास आउट हैं, जिन्होंने अच्छी खासी एजुकेशन ली हुई है, बट दे आर यंग। वो वाले लोग नहीं जो 35, 40, 45 वाले, जिनको पता ही नहीं है, जो सिर्फ फेसबुक यूज करते हैं। एंड आज की डेट में कोई भी बिजनेस उठा लो, अब बड़े से बड़ा, दे आर ऑन सोशल मीडिया। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये मैं नहीं होता, क्योंकि माई होल बिजनेस इज फ्रॉम सोशल मीडिया। एवरी डील वी क्रैक is from social media. We have zero cold call policy in our company. तो कोई डेटा नहीं है, कोई कॉलिंग नहीं है। अगर कोई भी क्लाइंट से हम बात कर रहे हैं तो it's he who inquired first. वो सामने से आया, हम उससे पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। हम कभी किसी को आज तक कांटेक्ट नहीं करते, और ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं। You're operating on ads and all? नो, एड्स बहुत कम अभी चलाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टाफ बढ़ गया है। तो दे ऑल्सो नीड लीड्स, ताकि उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। बट जो क्लोजर्स होते हैं, 99% क्लोजर्स ऑर्गेनिक लीड से ही होते हैं। बिकॉज एड्स इज समथिंग, दुबई में 5000 कंपनीज काम करती हैं, एवरी कंपनी इज रनिंग एड्स। तो जो एड मेरे बायर ने देखा, वही एड 10 और कंपनीज के एड्स उसी बायर ने और देख रखे हैं, हर जगह उसने क्लिक किया हुआ।
तो हर जगह वो सेम चीजें पूछ रहा है. अच्छा. बट समवन हु इज लिटरली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन बाइंग, दे डू रिसर्च, एंड फॉर रिसर्च दे कांट गो टू इंस्टाग्राम, दे कांट गो टू गूगल, क्योंकि गूगल पे जाएंगे लैंडिंग पेजेस आते हैं, वेबसाइट आती है, वहाँ डिटेल से पहले वो पॉपअप आ जाता है, सर नंबर ईमेल आईडी दे दो, नाम बता दो, हम आपको कांटेक्ट करेंगे. तो उसको रिसर्च करने का मौका ही नहीं मिला. फिर से नंबर डाल देगा, फिर कॉल आ जाएगी, फिर वही चीज. तो आई यूज्ड यूट्यूब ताकि क्लाइंट मुझे नंबर भी ना दे, बट अपने कंफर्ट में रह के पहले पूरा प्रोजेक्ट समझ ले. अच्छा. 25 मिनट 20 मिनट मैं सिर्फ समझाऊंगा. अच्छा. मैं उसको जानता भी नहीं, वो भी मुझे नहीं जानता, तो मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा. राइट. बट वो पैसिवली उसको समझ रहा है. ओके. अब जब वो समझ गया और उसको लग रहा है कि अच्छा है और बंदा भी अच्छा है, देन ही कम टू अस. क्योंकि इंस्टाग्राम रील पे यू कांट शो एवरीथिंग, सब कुछ इतने अच्छे से नहीं बता सकते हो. तो आई चूज यूट्यूब, एंड आज की डेट में I personally sold more than 700 crores of real estate in Dubai. Okay. और वो सिर्फ सोशल मीडिया से. Wow. तो अगर ये नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि ये बिजनेस एग्जिस्ट करता मेरे लिए. So you owe it to social. For sure, lifetime. That's so nice. I mean, अभी आपने जैसे दुबई के रियल एस्टेट के बारे में बात की, I would say एक सबसे बड़ा hype if you talk about real estate is with Dubai. Dubai. Why is that? Now because you have your expertise with that country. Then. Correct. Yeah. So जब भी कोई ग्लोबल सिटी इवॉल्व होती है ना, वहाँ का रियल एस्टेट बूम करता है. अभी हम उस पीरियड में हैं जहाँ रिसेंटली कोई ग्लोबल सिटी बनी नहीं है. जितनी भी ग्लोबल सिटीज को आज हम जानते हैं, लाइक वी हैव इन इंडिया मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, और वी कैम, हैदराबाद, चेन्नई, ये सब मेट्रो सिटीज हैं. बट ग्लोबल सिटीज का जब नाम आता है तब आता है न्यूयॉर्क का, लंदन का, सिंगापुर का, हांगकांग का. ये वो सिटीज है जहाँ हर बिजनेस के हेडक्वार्टर्स हैं. एवरीवन वांट्स टू गो देयर, लिव देयर, स्टडी देयर. तो ये ग्लोबल सिटीज आज नहीं बनी, ये 150-200 साल पहले बन के एस्टेब्लिश हो चुकी है, एंड इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड की है कि उसके बाद कोई और बन नहीं पाया. बट रिसेंटली पिछले 20 साल में दुबई ने इतना गेम चेंज कर दिया कि ही और दैट सिटी इज कमिंग इन दैट लिस्ट की ग्लोबल सिटीज, कि लोग वहां से छोड़ के वहां मूव कर रहे हैं. स्पेशल रीजन क्या है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो एशिया में रहती है, एंड एशिया के अंदर ये ग्लोबल सिटी है ही नहीं, सारी वेस्ट साइड में. तो अब इंडियंस के लिए सोचो 3.5 घंटे में एक ऐसी सिटी अवेलेबल है जहाँ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप ग्लोबल ट्रेड कर सकते हो, आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि 190+ कंट्रीज के लोग वहां पर आ रहे हैं या फिर रह रहे हैं. डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है. कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि हर जगह की फ्लाइट 4 से लेकर 9 घंटे के अंदर आप कनेक्टेड हो पूरे ग्लोब से. इसके अलावा सेफ्टी में दुबई इज ऑन टॉप, क्लीनलीनेस में इज ऑन टॉप, एंड टैक्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली है. तो ये सारे रीजन बना के ना दुबई इज बिकमिंग अ पैकेज. तो लोग वहां सिर्फ पैसे कमाने नहीं जा रहे, लोग वहां जा रहे हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, कि मैं और मेरी फैमिली अगर चैन से कहीं रहना चाहे, वो भी अच्छे शहर में, तो वो है दुबई. आप न्यूयॉर्क, लंदन की बात कर लो, वहाँ बहुत सी चीजें, बट क्राइम वहाँ आज भी है. यू कांट लीव योर बैग, यू कांट वियर रोलेक्स. आप इतना, मतलब मेरे क्लाइंट से बोलते हैं कि हम टैग बांध के चलते हैं. Shit. हम बैग छोड़ के वॉशरूम में नहीं आ सकते. There's a lot of memes getting created on London में, जिसपे nobody can even pick their calls without that being snatched. Correct. बहुत सी चीजें हो रही हैं. आप न्यूयॉर्क में चले जाओ, शाम को बोलते बहुत प्यारी सिटी है, आप इतनी गंदगी देख लो, गन शॉट्स की फायरिंग देख लो, ड्रग्स प्रॉपर चलते हैं. तो इतनी चीजें, बट लोगों की मजबूरी हमारे ना, क्योंकि बिजनेसेस वहां से चल रहे हैं, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल सिटी. उसी तरीके से दुबई इज अ ग्लोबल सिटी, बट कुछ भी नेगेटिव नहीं है. सेफ्टी, एंड यही रीजन है 20 साल में इट्स ग्रोइंग बैक. एंड दुबई का एक मानना है कि जो भी करना है टॉप करना है. दे मेड बुर्ज खलीफा, इट्स मोर देन 15-16 years. कोई और कंट्री या सिटी नहीं कर पाया. नाउ दे आर मेकिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट. They made the only 7-star hotel on this planet. बुर्ज अल अरब, जिसको बनाया आज 24 साल हो गए, किसी ने नहीं बनाया. They made Palm Jumeirah, which is like पानी में मिट्टी डाल के जमीन बनाई है. इट्स अ 4 किलोमीटर ऑफ पार्सल, जहाँ आज अंबानी, शाहरुख खान सबके घर है. बट वो लैंड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. बट एक डेवलपर ने सोचा मैं ये करके देखता हूँ, तो उन्होंने वो चीजें की हैं जो कोई और करने की सोचते हैं. एंड इन नेक्स्ट 6 months यू गोना हैव फ्लाइंग कार्स, जो हमने मूवीज में देखी थी ना, लव स्टोरी 2050. That's a dream कि अब गाड़ी कैसे उड़ती है. But we live there, it's already running, and by end of this year वो commercial हो जाएगी. You will come to Dubai airport, आप सीधे जाओगे and you can take the taxi. It's a flying taxi. Do you think any other country can compete with Dubai currently when it comes to a kind of package and opportunity based country like that? It depends on vision also, because जो दुबई के रूलर है, अगर उनका आप इंटरव्यू सुनोगे, उनसे लोग पूछते हैं why you want everything so fast? Correct. बोलो कि सब लोग कर रहे हैं, आप भी करो, लेकिन इतना जल्दी क्यों आपको? बोलती कि मुझे आज बेस्ट एजुकेशन देनी है अपने लोगों को आज. मुझे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को देना है आज. मुझे बेस्ट सेफ्टी देनी है आज. मुझे कल का क्यों सोचना, मैं जब आज कर सकता हूँ तो मैं उसको डिले क्यों करूँ? दे आर वेरी फास्ट. जैसे हमारे यहाँ होता है कि
ये हाईवे बनेगा, इनॉग्रेशन हुआ, काम चल रहा है, 2 4 6 साल हो गए, उसके बाद बन गया है, खोलेंगे नहीं जब तक मंत्री जी की डेट नहीं मिल जाएगी, उसके बाद उसका इनॉग्रेशन होगा। Correct. वहाँ कितने हाईवे कब बन जाते पता भी नहीं होता, नो पब्लिसिटी, Okay. कुछ भी नहीं है वहाँ, जो होना है वो होना है, क्योंकि दे आर नॉट फाइटिंग फॉर सीट्स, वहाँ इलेक्शंस नहीं होते, सो दे आर फाइटिंग फॉर द बेस्ट सिटी ऑन दिस प्लेनेट, Okay. और वो तभी बनेगी जब वो इंटेंशनली उस शहर को ग्रो करने में अपना विजन लगाएंगे। So nice. I mean, I want to also ask कि what are the top 3 reasons that anybody across the globe should definitely invest in Dubai only? फर्स्ट रीजन आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। Okay. ट्रांसपेरेंसी मतलब इफ यू आर नॉट इनटू रियल एस्टेट, यू डोंट लिव इन दुबई, बट बाय सिटिंग हियर यू कैन चेक कि खाली प्लॉट में क्या बनने वाला है। अगर वहाँ कोई खाली प्लॉट पड़ी हुई है, यू कैन चेक कि जो बनी हुई बिल्डिंग है उसके अंदर लास्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ था, कितने का हुआ था। यू कैन ऑल्सो चेक कि जो बिल्डिंग में घर है वो किराए पे चढ़ा हुआ है तो कितने में चढ़ा हुआ है, यहाँ बैठे हुए Wow. विदाउट बीइंग इनटू रियल एस्टेट। ऐसी एप्स हैं कि वो सब कुछ ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल है। सेकेंड, अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है तो आपको विजिट करने की जरूरत नहीं कि उसकी कंस्ट्रक्शन कितनी पहुंची है। दुबई गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट्स हैं जिस पे जाके वो खुद इंस्पेक्शन करते हैं, फोटोज अपलोड करते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, वो चाहे यूएस का हो, चाहे वो सिंगापुर का, चाहे वो इंडिया में हो, वो यहाँ बैठे बैठे चेक कर सकता है कि मेरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कहाँ पहुंची है, बिना किसी को फोन लगाए। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत है। जो स्कैम्स एंड फ्रॉड्स हमारे इंडिया में भी वेरी फसी अबाउट, बहुत होगा दुबई में। वहाँ यहाँ तो बिल्डर्स का क्या ही कहना, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं वो बेचारे मतलब इतने प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स की क्या गलती है। एग्जैक्टली। दे बॉट कि मेरे को 2020 में घर मिल जाएगा, 2026 आ गई, आज भी उनको घर नहीं मिले, उनका पैसा भी फंसा हुआ है, उनको रिटर्न्स भी नहीं आ रहे और उसको बेच भी नहीं सकते क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी फंसा हुआ है। तो वो चीजें वहाँ बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि दुबई एज अ विजन काम कर रहा है कि उसका ब्रांड वैल्यू स्ट्रांग हो। तो वो नहीं चाहते कि कोई बिल्डर गलत काम करे जिसकी वजह से दुबई का नाम खराब हो, क्योंकि एट द एंड उस एरिया का नाम खराब होता है जहाँ गलत काम हो रहा है। Did you see any the recent news जो 36 एवेन्यू के ओनर? हाँ, आई सॉ कि वो एक ही प्रॉपर्टी को दे सोल्ड टू 25 ओनर्स। वही चीज मैं बता रहा था कि यहाँ तो इतने फिजिकल पेपर है, ये सब होता है, बट इतने फ्रॉड है वहाँ। ट्रेडिशनल मैनर से हम लोग ऊपर उठे नहीं ना शायद। वहाँ कुछ भी फिजिकल नहीं है। माई रजिस्ट्री इज डिजिटल। मुझे अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है दुबई में, मैं यहाँ बैठे बैठे अगले 10 मिनट में खरीद सकता हूँ। मेरी रजिस्ट्री 1 महीने में मेरे घर आ जाएगी, मुझे दुबई जाने की जरूरत नहीं है। Wow. सारा प्रोसेस इज स्मूथ एंड ऑनलाइन फ्रॉम दुबई लैंड डिपार्टमेंट। कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिसमें एक रूल आता है जब किसी को बिल्डर बनना होता है ना दुबई में, तो दे हैव टू शो द फंड्स कि उनके पास पैसा है भी या नहीं इस प्रोजेक्ट को बनाने का। अच्छा। एज एग्जाम्पल, मुझे अगर बिल्डर बनना है इंडिया में, मैं प्लॉट लूंगा, मैं ब्रोशर प्रिंट कराऊंगा मीडिया कंपनी से और वीडियोस बनाने डालना शुरू कर दूंगा। करेक्ट। 100 फ्लैट अगर मैं बना रहा हूँ, 2-4 फ्लैट मेरे बिक गए, मेरे को पैसे आ गए। उसके बाद मेरे फ्लैट ही नहीं बिके तो मैं बनाऊंगा कैसे? बैंक लोन दे नहीं रही, लोग खरीद नहीं रहे और मेरे पे पैसा है नहीं, तो प्रोजेक्ट अटक गया ना। लेकिन जो 2-4 लोगों ने पैसे दिए उनकी क्या गलती? बट जब दुबई में आपको बिल्डर बनना होता है ना, तो गवर्नमेंट चेक्स कि आप पे फंड कितने हैं। तो रूल क्या है कि या तो टोटल प्रोजेक्ट की जो वैल्यूएशन है, अगर आप 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो 40% ऑफ दैट कॉस्ट आप गवर्नमेंट अकाउंट में डालो पहले, जो एस्क्रो अकाउंट होता है, क्योंकि 40% से ये पता चल जाएगा कि आप बिल्डिंग को कंप्लीट कर लोगे। और अगर आपके पास 40% लमसम एक साथ नहीं है तो 40% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करो पहले, जेब से, उससे पहले बेच नहीं सकते हो, बेचना ही अलाउड नहीं है। तो ये 2 रीजन से पता चल जाता है कि बिल्डर के पास पैसा खुद का है या ये इन्वेस्टर्स के पैसे के लिए प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है। क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। तो इससे डिलेस की चांसेस खत्म हो गए। सेकंड आ जाता है कि 2020 की चीज 26 तक नहीं मिल रही है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया हुआ है कि कोई भी पर्सन जब दुबई में प्रॉपर्टी खरीदता है, वो जो भी पैसा देता है वो बिल्डर के अकाउंट में नहीं जाता। वो गवर्नमेंट बैक्ड एस्क्रो अकाउंट में जाता है, जिससे बिल्डर पैसा रिलीज ही नहीं कर सकता अगर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है। तो अगर वो 50% कंस्ट्रक्शन करेगा तो 30% पैसा रिलीज किया जाएगा, वो 70 करेगा तो 50 किया जाएगा। तो लिटरली वो अपनी जेब से बिल्डिंग बनाता है, प्रोजेक्ट बिक गया है, पैसे आ गए हैं, तब भी उसको पैसे नहीं मिलते। इसका रीजन ये है कि एग्जाम्पल, मैंने यहाँ कोई बिल्डिंग लॉन्च की, पूरी बिल्डिंग बिक गई, मेरे को सारा पैसा आ गया। अब एज अ बिल्डर मेरा तो लालच जग जाएगा कि एक बिल्डिंग का पैसा आ गया, इससे एक और प्लॉट ले लूं, एक और ले लूं, एक और ले लूं, कंस्ट्रक्शन तो बाद में हो ही जाएगी, उनको बेच के कर लूंगा। करेक्ट। और प्लॉट ले ली, वो हाइप में आई नहीं, वो बिकी नहीं, पिछले प्रोजेक्ट का पैसा खत्म हो गया। तो अब मैं कैसे बनाऊं? तो अब इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया। तो ये चीज ना हो, इसलिए हर प्रोजेक्ट का पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में जाता है, ताकि वो पैसा उसी में यूज हो और पहले बिल्डर अपना पैसा लगाएगा, फिर वहां से रिलीज करवाएगा। तो एज ए इन्वेस्टर मेरी तो 1 यूनिट है, बट एज अ बिल्डर वो 100 यूनिट बना रहा है अपने पैसे से, तो मुझसे ज्यादा जल्दी उसको है कि वो खत्म करे, ताकि उसको पैसा उसका वापस मिल सके। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी वजह से आज लोग ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना दुबई को विजिट किए।
सेकंड रीजन आ जाता है प्राइसेस। यू माइट फील कि दुबई एक्सपेंसिव है। हाँ, वो हमारे इंडिया में माइंडसेट है, Correct. फॉरेन है मतलब फॉरेन है obviously कि भाई foreign, इतना शाइनी है, shiny इतना है, अच्छा तो it's महंगा होगा, expensive, yeah, बट yeah, इट डिपेंड्स कि हम उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं। correct, अगर मैं दिल्ली को मथुरा से कंपेयर करूंगा, दिल्ली एक्सपेंसिव है, बट दिल्ली को दुबई से कंपेयर करूंगा, दुबई एक्सपेंसिव आएगा। तो हमें दुबई को कंपेयर करना है उन सिटीज से जिनके वो लेवल में आता है। आप सेफ्टी में चेक करो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में चेक करो, आप टैक्सेशन में चेक करो, और आप बिजनेस हब में चेक करो। तो हांगकांग कम्स ऑन टॉप, सिंगापुर कम्स ऑन टॉप, लंदन, न्यूयॉर्क, मोनाको, ये वो सिटीज है जो टॉप पे आती हैं फॉर ग्लोबल सिटीज रैंकिंग। बट अगर इनके प्राइस पर स्क्वायर फीट अगर आप आज चेक करोगे ना, इट्स ट्रेडिंग बिटवीन 1,50,000 रुपए स्क्वायर फीट से 4 लाख रुपए स्क्वायर फीट का रेट है आज उन शहरों में। oh God, और उनके कंपैरिजन में जब आप दुबई को देखते हो, इट्स ओनली 60,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एवरेज, which is economic, तो विच इज 3 to 5 टाइम्स चीपर उन सिटीज से जिनके लेवल में दुबई खड़ा उतरता है या उनसे भी ऊपर जाएगा। क्योंकि दुबई में सेफ्टी वाला फैक्टर जो है ना, इट्स माइंड ब्लोइंग, क्योंकि वो कहीं और आपको मिल नहीं पा रहा। तो दुबई अभी बहुत चीप है, और जिन लोगों को ग्लोबल मार्केट की एक्सपर्टीज है, वो उनको पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए वो लोग दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। so culture wise भी दुबई is much better than other countries, करेक्ट, अब कल्चर वाइज बहुत अच्छे, क्योंकि एज अ इंडियन हम देखते हैं कि वहाँ क्या कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं चीज़ों को। सो इन दुबई 40% आर इंडियंस yeah, right, एंड 90% आर एक्सपेक्ट्स। तो जो वहाँ के लोकल है वो सिर्फ 10% के आसपास है। 40% इंडियंस है, 20% पाकिस्तानीज हैं, बांग्लादेशी, नेपालीज मिला के 70% अपने 4 कंट्रीज के लोग हैं, 70%। तो व्हेन यू गो टू दुबई, वहाँ के जो अरबी लोग हैं ना, वो भी हिंदी बोल रहे होते हैं आपके लिए। मतलब उनको भी पता है कि इनकी मेजोरिटी है यहाँ पर। हर टैक्सी में रेडियो हिंदी वाला, बॉलीवुड म्यूजिक क्लब्स रहेंगे, रेस्टोरेंट्स में हिंदी गाने चल रहे हैं। okay, आपको पूजा करनी है वो आपको अलाउड है, आपके लिए मंदिर अवेलेबल है, चर्च अवेलेबल है, गुरुद्वारा अवेलेबल है। आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है, आप पब्लिकली देखो, रोड पे आके सेलिब्रेट करो, wow, कोई आपको नहीं रोक सकता। 26 जनवरी होगी तो रिपब्लिक डे का फ्लैग जो बुर्ज खलीफा पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अरे वाह, 15 अगस्त है, वहाँ सेलिब्रेशन होगा। यही रीजन है आज कितने स्लैब्स हैं जो वहाँ रहते हैं, correct, तो दे फील लाइक अ होम। सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड येट रूट से कनेक्शन उनका वो रहता है, इट फील्स लाइक यू आर इन इंडिया, correct, इट्स अ इंडियन सिटी आउटसाइड इंडिया, जो बोलते हैं दुबई को, बहुत आपको प्रीमियम फील ही नहीं होगा इंडियन सिटी है, बस इंडिया से बाहर है। इंडिया से बाहर है। बिकॉज आज भी बहुत सारे लोग कतराते हैं कहने से कि दुबई इज अ फॉरेन कंट्री, इट्स नो मोर अ फॉरेन कंट्री, इट फील्स लाइक जस्ट एन एलोंगेटेड पार्ट ऑफ इट। बस वो है कि आप पहली बार कब जाओगे, उसके बाद आप कभी फील ही नहीं करोगे। When you went yourself first time Dubai, how was it for you? इट वाज हॉट, क्योंकि मैं मार्च में गया था, Okay. एंड आई वेंट फॉर वर्क, तो मैंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था। मतलब 6-7 महीने तो क्या है बुर्ज, क्या है, मतलब मैं आज तक बुर्ज खलीफा के अंदर नहीं गया टू व्यू, मैं प्रॉपर्टी दिखाने गया हूँ, बट कभी उसको एज अ टूरिस्ट देखने नहीं गया। अच्छा, तो वहाँ जब स्टार्टिंग के 6 मंथ थे तो पूरा फोकस काम पे था, मंडे टू सैटरडे काम, संडे को सिर्फ प्लानिंग एंड चीज़ों को रैप अप करना, अगले दिन फिर काम पे लग जाना। 6 मंथ्स नो लीव्स, नथिंग, ओनली वर्क। तो काफ़ी गर्मी थी, वॉकिंग होती थी मेट्रो तक, तो बहुत सी चीज़ें स्ट्रगलिंग वाली थी, बट सिटी वॉज सो गुड कि आज अगर आप एज अ सेटल्ड पर्सन देखते हो तो आपको कहीं दूसरे सिटी या कंट्री घूमने जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एंजॉय करना है, थोड़ा रिलैक्स फील करना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, आप ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ, इतनी प्यारी जगह है, बीचेस हैं, मॉल्स हैं, इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, इतने अच्छे इन्फिनिटी पूल्स हैं। क्योंकि हम जाते हैं ट्रिप्स पे, जैसे दिल्ली वाला बंदा है वो प्लान करता है कि चलो भाई ऋषिकेश चलते हैं, चलो भाई उत्तराखंड चलते हैं, राजस्थान चलते हैं, ताकि थोड़ा अलग वाइब मिल सके। Correct. उस शहर में सारी वाइब्स 30 मिनट की ड्राइव में आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुंच जाओगे, यू विल फील अमेजिंग। और इतनी नई नई चीजें बनती हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। Wow. तो यू डोंट नीड मैनी डेज, गेट अवे नहीं चाहिए आपको, आपके पास कुछ घंटे भी हैं, एक नाइट भी है, इनफ है। Oh wow. दुबई से बाहर जाना, स्टेकेशन के लिए चले जाओ, रसल खेमा 2 घंटे की ड्राइव पर है। 2-3 कंट्रीज तो ऐसी हम गाड़ी से ड्राइव करके जा सकते हैं दुबई से, वीजा भी नहीं लगता और गाड़ी भी आप सेम लेके जा सकते हो। ग्रेट। और आई मीन एक और चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट होती है या अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है वो बहुत इमोशन ड्रिवन होती है, बट येट अगेन इन दुबई और एनीबडी हु इज इन्वेस्टिंग इन दुबई वो एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से होती है। तो ये क्यों होता है? वही मैं बोल रहा हूँ कि वो डिपेंड भी करता है कि बायर किस माइंडसेट से आ रहा है। अब इंडिया में जो हम बायर्स को देखते हैं ना, वो स्पेशली वो होते हैं जो हमारे नियर बाय होते हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं या फिर अपने लिए घर खरीद रहे होते हैं। जब बात आ जाती है एंड यूजर की, तो इमोशनल होना बनता है कि कौन सा फ्लोर है, क्या लेआउट है, क्या व्यू है, मेरा लिविंग रूम कैसा है, मेरी किचन कैसी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। बट जब आप किसी ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और आपको पता होता है कि आपका फोकस रिटर्न है, तो आप देखते हो राइट लोकेशन क्या है, राइट लेआउट क्या है, राइट प्राइसिंग पे क्या मिल रहा है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि क्या व्यू आ रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कितने स्क्वायर फीट का है, क्योंकि आपको रिटर्न्स पे फोकस करना है वहां पर। तो काफी लोग जो फर्स्ट टाइम खरीदते हैं या खुद के लिए खरीदते हैं, वो वहां भी इमोशनली खरीदते हैं
कि मंदिर कितना दूर है, मेट्रो कितनी दूर है, बट जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जिनको पता है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे बाय ऑन कॉल्स. मतलब वी हैव सो मेनी क्लाइंट्स, इंडियंस हैं बट एनआरआईज हैं, दे आर लिविंग इन न्यूयॉर्क, दे आर लिविंग इन सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दे जस्ट बाय ऑन जूम कॉल वर्थ 5, 6, 7 करोड़ की प्रॉपर्टी. सिर्फ जूम कॉल पे 1 से 2 घंटे की मीटिंग होती है, हम सब कुछ उनको दिखाते हैं. दे डायरेक्टली पे टू डेवलपर एंड प्रॉपर्टी इज बुक्ड विदाउट विजिटिंग दुबई, बिकॉज दे नो कि मार्केट इज ट्रांसपेरेंट. दे नो कि हम वहाँ जाएंगे भी तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो हम ऑनलाइन देख सकते हैं. तो दे आर मैच्योर्ड इनफ कि वो डिसीजन ले पाते हैं बिना चीज़ों को देखे भी, क्योंकि इट्स एन इन्वेस्टमेंट. बट येट अगेन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है. जो लोग आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका एक बेसिक माइंडसेट है कि ये दुबई वगैरह ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना अमीरों के लिए है. यू नो, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री लाइक दैट, इट्स ओनली फॉर द प्रीमियम क्लास पीपल, द लग्जरी क्लास ऑफ पीपल. तो हाउ मच वुड यू काइंड ऑफ डिफेंड दैट कि ऐसा नहीं है और छोटे लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है? तो वैसे इन्वेस्टमेंट जो ना वो माइंड सेट का गेम है. अच्छा. प्रॉपर्टी को साइड में भी रख देना. एक SIP 5,000 रुपए की होती है महीने की, 50,000 रुपए वाला भी मैनेज कर सकता है, बट कितने लोग करते हैं? मुश्किल से 1%. इट्स अबाउट माइंड सेट कि आप डालना चाहते भी अपने फ्यूचर में पैसा या नहीं. एंड इट्स आल्सो अबाउट अवेयरनेस, आई बिलीव. अवेयरनेस कि आपको फ्यूचर की टेंशन है या बस अभी सारा काम चल जाए. तो उसी तरीके से रियल एस्टेट आप कभी भी खरीदो आपको महंगा लगेगा, चाहे आप 1 करोड़ वाले पर्सन हो, चाहे आप 50 करोड़ वाले हो या 100 करोड़ वाले हो, क्योंकि रियल एस्टेट आपको महंगा लगेगा. लेकिन अगर एक बार आपने खरीद लिया, वो 4 साल बाद आपको सस्ता लगेगा कि अब कितना महंगा हो गया. बट दुबई की फिर भी बात करूं प्राइसिंग की, तो 1.25 करोड़ इंडियन रुपीज से वहाँ प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है, विच इज द एक्चुअल प्राइस या फिर नॉर्मल प्राइस इन मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर जैसे सिटीज में वो ऑलरेडी यही प्राइस पर लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं. 1.25 करोड़ रुपए में भी जो है आपको बिल्डर 6-7 साल का टाइम देता है विदाउट एनी लोन और इंटरेस्ट, जिसमें डाउन पेमेंट बनती है 20%. 20% कितनी हो गई आपकी? 25 लाख रुपए के आसपास. तो जिसके पास 25 लाख रुपए का कैपिटल है और जो 1 करोड़ रुपए 6 साल में मैनेज कर सकता है, वो पर्सन दुबई में आज भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है. तो इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव. करेक्ट. तो इसके अलावा इफ यू से कि मतलब ROI अगर हम बात करें तो कैन यू से कि दुबई का आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है अक्रॉस द ग्लोब? बेस्ट इन द ग्लोब, स्पेशली इन द रेंटल मार्केट. ओके. सो प्रॉपर्टीज एसेट स्पेशली इन इंडिया जिसमें आप पैसे बढ़ा सकते हो, बट आप पैसे बनाते नहीं हो अपने लिए. मतलब क्या है कि आपने कोई प्लॉट खरीदी 5 करोड़ की, आप कुछ साल वेट करोगे वो 8 करोड़ की हो जाएगी फॉर श्योर. बट जो कुछ साल आपके निकले हैं, उन कुछ सालों में आपको बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी अपने सर्वाइवल के लिए. वो प्रॉपर्टी आपको इनकम नहीं दे सकती है. एंड जब वो 8 की होगी तो आप 3 करोड़ खाओगे नहीं, उसको री इन्वेस्ट कर दोगे, वो 8 के 12 बन जाएंगे एंड आप फिर काम कर रहे होगे. बट दुबई रियल एस्टेट एक ऐसा मार्केट है जो आपको पैसिव इनकम देता है. अच्छा. क्योंकि वहाँ की जो रेंटल यील्ड है क्लोज टू 9%. अब लेट्स सपोज आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 9 लाख रुपए साल आपको रेंट आ रहा है. जो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने हैं 1 से 1.5, 2, 2.5 जाने, वो जाएगा ही जाएगा. बट आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आ रही है विच कैन टेक केयर ऑफ योर लाइवलीहुड्स, विच कैन टेक केयर ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस. 70,000 रुपए महीने आपको आ रहा है सिर्फ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी से, विच इज ह्यूज. इट्स लाइक कि आपका एक बेटा वहाँ जॉब कर रहा है जो आपसे कुछ पंगे भी नहीं ले रहा है, आपको परेशान भी नहीं कर रहा, और हर महीने 70,000 रुपए भेज रहा है आपको, क्योंकि 1 करोड़ आपको कहीं ना कहीं 4-5 साल में स्टडीज में भी लगाने पड़ जाते हैं. किसी को पढ़ाते हो. तो अगर आपने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, इट्स लाइक 3 लाख रुपए महीने की इनकम. और वो प्रॉपर्टी में कैपिटल भी सेव है आपका, और वो कैपिटल बढ़ रहा है, बट यू आर गेटिंग अ पैसिव इनकम. एप्रिसिएशन है प्लस पैसिव इनकम. क्योंकि कल को हो सकता है कोविड की तरह कुछ हो जाए, उस टाइम पर आपके पास पैसिव इनकम नहीं होगी. वो जो प्लॉट पड़ी है वो आपको खिलाएगी नहीं और बिजनेस आपका ठप हो जाएगा. यू विल बी इन अ सर्वाइवल मोड. हो सकता है आप जिस जॉब के ऊपर आप डिपेंड हो, सारी EMI जिससे जा रही है, कल को उस जॉब में कोई दिक्कत आ जाए और आपने जो प्लॉट लिया वो तो आपको नहीं सेव करेगी. बट दुबई की प्रॉपर्टी इज लाइक अ बैकअप कि आप कल को रिटायर भी होना चाहो, इफ यू वांट टू क्विट योर जॉब और बिजनेस, आप अपनी फैमिली पे टाइम देना चाहो तो वो कर सकते हो. इट्स लाइक अ बिजनेस जो आप बिल्ड कर रहे हो बिना माइंड लगाए, क्योंकि वहाँ रेंटल यील्ड इज 9%, इंडिया में सिर्फ 2% है. 2%. मतलब 1 करोड़ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो सिर्फ 2 लाख रुपए आ रहे हैं आपको साल के, और वहाँ 9 लाख रुपए आ रहे हैं. मतलब फॉर सेम इनकम आपको इंडिया में 4.5 गुना इन्वेस्ट करना पड़ेगा. यानी 10 करोड़ रुपए अगर मैं दुबई में इन्वेस्ट करता हूँ, जो रिटर्न मुझे वहां से आएगा 1 करोड़ रुपए साल का, उसी रिटर्न के लिए मुझे यहाँ 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. अब इन्वेस्ट करने में दिक्कत नहीं है, बट जो जिंदगी निकल जाएगी उतना पैसा कैपिटल जमा करके इन्वेस्ट करने में, उसमें तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी ना. I think the only problem is that people are not aware. Aware, simple as that. I tell कि 1000 लोग इंडिया में प्रॉपर्टी आज भी खरीद रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक को पता है कि दुबई में क्यों खरीदनी चाहिए.
बाकी 999 को पता ही नहीं है। अगर पता हो तो दे विल आल्सो चेक एंड दे विल एक्सप्लोर द मार्केट एंड दे माइट इन्वेस्ट, मे बी थ्रू दिस पॉडकास्ट। होपफुली। सो इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है दैट आई बिलीव ऑब्वियसली एज यू मेंशन कि सोशल मीडिया डिड हेल्प यू अ लॉट, बट अब बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में एंटर कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से किसके लिए ये इंडस्ट्री नहीं है? इफ दे वांट टू कम एज अ रियल्टर, बेचने वाले, करेक्ट। तो ये किनके लिए ये इंडस्ट्री नहीं है? सबसे पहले इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री, क्योंकि कोई जॉब नहीं है, इट्स अ बिजनेस। करेक्ट। आप आज प्रॉपर्टी बेच रहे हो जिसका 4 साल बाद पोजीशन होने वाला है, जिसका रिटर्न 4.5 साल 5 साल बाद आने वाला है। दूसरा, जब कोई प्रॉपर्टी बंदा खरीदता है तो आज देख रहा है, 6 महीने बाद सोचता है, फिर पैसे कलेक्ट करता है, फिर खरीदता है। तो अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे महीने 2 महीने 6 महीने में पैसे चाहिए, नहीं मिलेंगे, क्योंकि इट्स मोर लाइक अ बिजनेस, यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस और उसमें टाइम लगता है। सेकंड, इसका में जो ग्राफ है वो ऐसे नहीं जाता है, वो ऐसे जाता है। स्टार्टिंग में यू आर बिल्डिंग पाइपलाइंस, यू आर बिल्डिंग क्लाइंट्स, रिलेशंस, नेटवर्क्स। वो अच्छे लोग हैं बट दे आर वेटिंग फॉर राइट टाइम। तो आपने अगर एग्जिट ले लिया 6 महीने 1 साल 2 साल 4 साल बाद, तो जो आपने मेहनत करी थी उसका रिजल्ट तो बहुत बड़ा आने वाला था, जो आपने मिस कर दिया। सीड डाल रहे हो आप अभी। आज मैं कहीं किसी से मिल रहा हूँ, ही विल नॉट बाय राइट नाउ, बट ही विल नो कि मैं रियल एस्टेट में हूँ। माइट कॉन्टेक्ट मी आफ्टर 1 ईयर कि भाई तुम वहां मिले थे, तुम प्रॉपर्टी बेचते हो। लोग कहते हैं रियल एस्टेट में जो होता है वो कहीं भी नेटवर्क कर लेते हैं। मतलब इट्स एन आर्ट, करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि एक कहावत है कि रियल एस्टेट में सबसे पहला रूल है कि जितने लोगों को ये पता हो कि तुम रियल एस्टेट में हो, तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि कौन खरीद रहा है वो तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हें बता के नहीं खरीदेगा, बट उससे अगर ये पता होगा कि तुम बेचने वाले हो तो क्या पता वो तुम्हारे पास सजेशन लेने आ जाए और तुम उसको कन्वर्ट कर पाओ। तो मेक श्योर कि आपके लॉबी में एक भी ऐसा बंदा नहीं हो जिसको ये ना पता हो कि यू आर इनटू रियल एस्टेट। फिर बाद में रिग्रेट होता है, अरे आप ले ली, मैं भी तो वही काम करता था। तो वो चीज़ है, तो सबको बता देना चाहिए। तो पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? खुद की ब्रांडिंग, खुद का सोशल मीडिया पे नेम और ऑब्वियसली वर्ड ऑफ माउथ भी, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट इन रियल एस्टेट? पर्सनल ब्रांडिंग हर बिजनेस में जैसे काम आती है, इसमें और ज्यादा काम आती है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ये करोड्स का ट्रांजैक्शंस है एंड दे वांट टू गो अहेड विद समवन जिस पर वो कंप्लीटली रिलाई कर सकें। Because it's not about one day transaction. They choose a property, उसके बाद they buy the property, someone who can handle the paperwork, the payments, who can resell, rent और manage the property. It's a long term goal. तो अगर buy भी नहीं मैच होगी कि ये बंदा मेरी प्रॉपर्टीज या मेरी टेक केयर कर सकता है, तो वो बंदा आपसे लेगा नहीं। मैंने कोई सीरीज देखी थी, उसमें बोला था कि बंदा बिजनेस उसी के साथ करता है जिसके साथ उसका मन लग जाए। देख किसी के साथ भी आएगा, कहीं भी कुछ भी देख लेगा, बट करेगा उसी के साथ जिसके साथ उसका मन लग रहा है। तो पर्सनल ब्रांडिंग आपको हेल्प करती है कि आप उस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर सको अपने पास जिनसे आपकी वाइब मैच होने वाली है, क्योंकि हर बंदे की अलग वाइब होती है। आप जो पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, आप सबको अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, बट एक लॉबी है जिनको आप जैसा ही बंदा चाहिए। करेक्ट। तो जब आप वो लोगों को दिखाना शुरू करते हो, तब वो अट्रैक्ट होते होते आपके पास आते हैं। कुछ लोग हैं जो आके भी चले जाएंगे, वो किसी और से अट्रैक्ट हो जाएंगे, बट मेक श्योर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो ताकि आपके पास वो लोग आ सकें जिनको आप जैसे लोग चाहिए अपनी उनकी जिंदगी में। और आपका नेचर इतना वेलकमिंग होना चाहिए कि लोग आपसे कनेक्ट कर पाए, बिकॉज दे आर ट्रस्टिंग विद अ बिग एसेट ऑफ मनी विद यू, राइट? ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। और सोशल मीडिया पे किस तरीके का कंटेंट लोगों को सबसे अच्छा लगता है व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट? अच्छा तो लगता है रील्स, फनी, वायरल, बट आई एम नॉट इनटू इट। मैंने कभी उस पर फोकस नहीं किया। आई एम मोर इनटू वैल्यूएबल कंटेंट, तो इसलिए मैं YouTube चूज करता हूँ। बट वायरल, गिव अ शाउट आउट टू योरसेल्फ अगर लोगों को आपको फॉलो करना है। माय इंस्टा, YouTube, Facebook, एवरीथिंग इज विद सेम नेम, रियल्टर लवकेश। मैं हर जगह अवेलेबल हूँ, वहाँ सब जगह कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। पुट इट इन द कैप्शन आल्सो सो दैट पीपल कैन सी। तो वैल्यूएबल कंटेंट इज समथिंग, एग्जांपल अभी बहुत से ट्रेंड चलते हैं, मैंने वीडियोस भी बनाई है उसके ऊपर। एक बंदे ने वीडियो बनाई कि 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ आपके पास हैं तो डीएम करो, नहीं है तो स्वाइप करो। अच्छा। अब किसी की वायरल हो गई तो हर एजेंट वही बना रहा है। अच्छा। लेकिन जो व्यूअर देख रहा है उसको क्या मिल रहा है इससे देख के? क्या उसने एक चीज भी सीखी? कुछ नहीं सीखी। तो इट्स समथिंग, या तो आप वायरलिटी के पीछे भाग सको जहां सिर्फ व्यूज मिल सके, या फिर आप एक ऐसी वीडियो डालो जिसमें सिर्फ 100 व्यूज आए लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर हैं, जो आपसे कांटेक्ट करने वाले, क्योंकि वी डोंट नीड सब्सक्राइबर्स। एज ए यूट्यूबर मैं वीडियोस डालता हूं तो मेरा फोकस वो नहीं है कि यूट्यूब की क्या अर्निंग है, मुझे चाहिए नहीं। मेरा फोकस है कि मैं इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकूं ताकि वो मुझ तक आए, क्योंकि मेरा मेन बिजनेस रियल एस्टेट है, यूट्यूब नहीं है। उसी तरीके से सोशल मीडिया को आपको एज अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर यूज नहीं करना है, आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है ताकि लॉन्ग टर्म में लोग आपसे वो कनेक्टेड हों जो आपके बायर भी हों। ऐसा ना हो कि आप ऐसी लॉबी में घुस गए हो जहाँ सिर्फ एजेंट्स ही फॉलो कर रहे हैं आपको। समझ रहे हो? एक वो टेक अवे, इंफॉर्मेटिव टेक अवे, इंसाइटफुल वो कंटेंट होना चाहिए। ट्रू दैट। आई मीट क्लाइंट्स
आई फील ब्लेस्ड। मतलब काफी क्लाइंट ने मुझसे बोला था कि मैं हस्बैंड वाइफ थे, वो दोनों वर्किंग थे, काफी एज थे कि हम तुम्हारी वीडियोस ऐसे देखते हैं कि जैसे तुम टीचर हो, मैं स्टूडेंट है घर पे। Which is a very good compliment, I ये guess. कहा है कि 60% रियल एस्टेट में लवकेश की वीडियो से सीख चुका हूँ, Wow. सिर्फ 40% रह गया है जिसके लिए मैं आ रहा हूँ। Okay. काफी क्लाइंट ऑफिस सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमने प्रॉपर्टी देख ली, ले भी लिया, क्योंकि टीम वाले मीटिंग करके आ जाते हैं, दिला देते हैं। दे जस्ट कम टू से हाय कि यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, ये प्रेज करने आते हैं। तब फील होता है कि दैट मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो लोगों को सच में कुछ सिखा भी रहा है, क्योंकि बेचना इज समथिंग एल्स, बेच हर कोई रहा है, बट आप किसी को ये एजुकेट कर सको कि तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे करना है और क्या ऑप्शन है, ये पूरी एक जर्नी है। वो जर्नी जब आप किसी को दिखाते हो, समझाते हो, जब आप किसी की लाइफ को चेंज करते हो, तब बंदा आपको जिंदगी भर याद रखता है। कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं दुबई में प्रॉपर्टी लूंगा, बट इस बंदे की वीडियो में 6 महीने देखता रहा, धीरे धीरे मन बना, सोचना शुरू किया और आज मैंने ले ली। Wow. So initially you were working for someone else, or you since the beginning you I were working? started as a job. Okay. There was a company, तो वहाँ मैंने जॉब किया एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। पूरे 1 साल जॉब की, बट जॉब में क्या होता है, उससे कुछ सीखने को मिला? एज सच प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में सीखने को मिला, पर्सनल ब्रांड के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में सीखने को नहीं मिला। क्योंकि वहाँ जैसे मैंने बताया मैनेजर्स हैंडल करते हैं, आरएम हैंडल करते हैं, तो एज अ टेलीकॉलर ज़्यादा काम रहता था हमारा कि कॉल्स करनी है और प्रोजेक्ट्स को पढ़ना है ताकि हम पिच कर सकें। और बाउंडेशन होती थी कि आप 9 to 7 बैठोगे, इतनी कॉल्स करनी है, तो आपके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता था कि आप कुछ कर सको। तो आफ्टर 1 ईयर जब मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, देन आई क्विट दैट फील्ड कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू बी अ फ्रीलांसर। तो मैंने सैलरी छोड़ी, टाइम फ्रीडम जब आया तब मैंने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन। Okay. एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी इन 2023 नवंबर। तब से मैं खुद ही का काम कर रहा हूँ। इट वाज इन लाइक 1.5 साल बाद ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया था दुबई जाने के। So in between the job and your personal own thing, कभी tough हुआ to survive in Dubai? स्टार्टिंग फेज टफ था, क्योंकि स्टार्टिंग में एवरी डे माय गोल वाज टू क्रैक अ डील, क्योंकि दुबई इज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, हर कोई सेम प्रॉपर्टी बेच रहा है, हर किसी के पास सेम नंबर्स हैं। दूसरा, इन दुबई स्पेशली इन सेल्स आपको कंपनीज वीजा भी बहुत मुश्किल से देती है, एम्प्लॉयमेंट वीजा, क्योंकि वो आपको कैसे चेक करेंगे आप अच्छे एम्प्लॉय हो या नहीं। सेल्स में तो सेल्स लाओगे ना, और प्रॉपर्टी बेचना इज नॉट इजी टास्क कि आप पहले दिन लेके आओगे, तो एक प्रेशर भी रहता है कि यू नीड अ वीजा टू स्टे हियर इन दुबई। तो मेरे को रोज सपनों में आ रहा है कि मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ, सुबह इसी इंटेंशन से जा रहा हूँ कि कुछ हो जाए, मीटिंग है 2 किलोमीटर वॉक करना पड़ रहा है, कर रहे हैं, क्योंकि एक डील चाहिए बस, ताकि आई कैन मेक माई सेल्फ परमानेंट हियर। तो वो जो स्टार्टिंग की, और मेरी पहली डील 80 दिन बाद हुई थी, तो जो 80 दिन थे वो बस लड़ाई के पीछे थे कि एक डील कब होगी। वो जब हो जाती है उसके बाद भी पैसे नहीं आते, क्योंकि डील क्लाइंट पैसे देगा, बुकिंग फीस देगा, डाउन पेमेंट देगा, फिर 60, 80, 90 डेज का प्रोसेस है, तब जाके पैसे रिलीज होंगे, बट एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि दैट यू डिड। तो स्टार्टिंग के जो 6-8 महीने थे वो थे, क्योंकि उसके बाद फिर वो कैश फ्लो आना शुरू हुआ जो मैंने मेहनत की थी। तो ये अभी जो सबको द ग्रास इज ग्रीन दिखती है, इट इज नॉट दैट इजी। अभी तो और हार्ड हो गया है अभी तो। तब तो इतना सोशल मीडिया पर लोग नहीं थे, तब दुबई में लोग इसलिए नहीं जाते थे कि उनको रियल एस्टेट करना है। जैसे मैं गया था, मैं ऐसे ही चला गया था, लेकिन अब इंडिया से लोग झाई इसलिए रहे हैं रियल एस्टेट करना, हजारों की तादाद में लोग सिर्फ रियल एस्टेट ज्वाइन करने आ रहे हैं। एक बहुत ही प्रोफेशन हो चुका है, आई थिंक, बीइंग अ रियल्टर। हर किसी को कर रहा है, बड़े मतलब हीरोइंस हैं बॉलीवुड की, दुबई रियल एस्टेट कर रही हैं। काफी लोग हैं जो बिग बॉस के हैं, स्प्लिट्स फ्ला के, दुबई रियल एस्टेट कर रहे हैं। मतलब मिलियंस में फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, बट दे आर डूइंग रियल एस्टेट। बिकॉज़ पैसा है, पैसा। That's true. पैसा, लग्जरी, सब कुछ है, सब कुछ है। But yet again, when these 80 days were there, कभी ऐसे ही लगा कि मे बी मैं गलत स्टेप उठा लिया, and I shouldn't have done this, मुझे तो अपना सही था जॉब, और maybe I was good in India। कभी you missed India in between कि इंडिया ही रहना चाहिए था, गलत दुबई आ गई? नहीं, जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे बिजनेस ही करना है आफ्टर स्कूल, तो ये तो समझ लिया था कि बिजनेस से पैसा तो बनेगा। अब कौन सा बिजनेस है जो मेरे लिए सही है, वो शायद पता लगाने में मुझे टाइम लगेगा। तो जितने भी मैंने काम किए, कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे लिए सही नहीं है। जितने टाइम किए, पूरा टाइम दिया, पूरी एनर्जी दी। उससे पहले भी जब मैं इंडिया में काम करता था, तो सुबह 3 बजे उठना है, उठ रहे, ट्रेन से कहीं जाना है, जा रहे, ऑटो में जाना है, जा रहे, मतलब जो काम है उसमें डेडिकेशन थी। मैंने जैसे स्टार्टअप किया मथुरा में, सब्जी बेचनी है, अब सब्जी बेचना इज वेरी लो कैटेगरी का काम, बट एज ए स्टार्टअप मैंने किया तो मुझे कोई वो नहीं था। आई वॉज डूइंग इट विद अ प्राइड की बिजनेस है भाई, अगर मैं इसको क्रैक कर पाया तो ये बिजनेस बन जाएगा। तो उसी तरीके से मैं वो काम कर रहा था, मुझे पता था पैसा है,
कब निकलेगा ये मेरी मेहनत के ऊपर है या लक के ऊपर है। तो मैंने ये कभी फील नहीं किया कि मुझे क्विट कर देना चाहिए। बस ये वेट था, और स्टार्टिंग के 6 महीने बहुत टफ थे। तो यू ऑलवेज हैड एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, करना हाँ, तो बिजनेस करना तो बिजनेस है। अच्छा, जॉब नहीं, क्यों ऐसे? नहीं, वो लिमिट आ जाती है ना। ओके। हाँ, एंड जॉब में भी ऑल्सो ऐसा कि नहीं कि बहुत कोई लिमिट है, ट्रू। बट एक होता है कि यू नीड फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। यू नीड एसेट्स। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर ऑल द पीपल वाचिंग हम्म। दिस। hundreds of brokers हैं, hundred of realtors हैं, Lakhs. hundreds of हाँ, lakhs, I would say millions है, A million. which is a better term. How do people trust you? Why do they trust you? अगर इन छोटे attributes में अगर आप बता सको, this is how I made my clientele trust me. Correct. Yeah. So दुबई रियल एस्टेट पे बहुत सी चीजें होती है जिसको छुपा के रखा जाता है, बेसिकली बताते नहीं है, क्योंकि बता दिया तो शायद हो सकता है क्लाइंट डिले करे अपनी डिसीजन में, Correct. हो सकता है लेना ही कैंसिल कर दे। तो ऐसे कई चीजें थी जो मैंने ओपनली बात की, जैसे लोग बोलते हैं दुबई से टैक्स फ्री, आपने भी सुना होगा, बट इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी देयर एंड इफ यू आर नॉट लिविंग इन दुबई, आपको टैक्स देना है। अच्छा। तो ये चीज मैंने डिकोड की ऑनलाइन, पब्लिकली सबके आगे बताया। दूसरा, लोग बोलते हैं कि सर आप प्रॉपर्टी खरीद लो, 30-40% के बाद हम बिकवा देंगे 1 साल बाद, आप टेंशन ही मत लो फ्यूचर पेमेंट्स का। अच्छा। तो मैंने लिटरली सबके आगे बोला कि प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, 95% चांस है कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो जब तक रेडी नहीं हो रही है वो बिकेगी नहीं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स को मैंने रिवील किया जो ओपनली मार्केट में एजेंट्स नहीं बताते थे। एंड आज भी जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो बताते कि कोई बताते नहीं। जैसे लोन है, लोग बोलते सर प्रॉपर्टी ले लो, 50-50 का पेमेंट प्लान है, तो जो ऑन पोजीशन 50% देना उस पर लोन मिल जाएगा। बट ये नहीं बताते कि लोन किसको मिलेगा। तो ये सारी चीजें जब मैंने क्लियर की तब लोगों को ट्रस्ट आया कि ये चीजें बताता है, ये बेचता बाद में है, ये प्रॉपर्टीज बाद में दिखाता है, लेकिन पहले ये बता रहा है कि क्या है, कैसे है और किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, किसके पास कितने पैसे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने दिखाना शुरू किया। आज भी मेरे यूट्यूब पे अगर आप जाओगे 300 से ज्यादा वीडियोस हैं, उसमें 150 वीडियो भी प्रॉपर्टी की नहीं मिलेंगी आपको। अच्छा। 150 से नॉट कम। डायरेक्टली एवर सेलिंग। मैं सेल नहीं कर रहा, मैं बस एजुकेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज जो प्रॉपर्टी कवर करूंगा वो बचेगी भी नहीं जब तक वो देखने आएंगे। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिंग। लेकिन अगर मैंने एजुकेट कर दिया आपको क्यों करना है इन्वेस्ट, एक बार वाई क्लियर हो गया तो कौन सी लेनी है वो तो कभी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि उस समय मार्केट में क्या अवेलेबल है। तो बेचने में हम लगे रहेंगे तो बिक नहीं पाएगा। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगा, इसलिए 2-3 साल की मेहनत थी। बट आज जब लोग मिलते हैं तो दे फील ब्लेस्ड कि हम सही इंसान के साथ जा रहे हैं, गलत तो नहीं होगा हमारे साथ। तो आपकी पहली डील कॉल पे हुई थी विद समबडी फ्रॉम कनाडा, कनाडा। तो हाउ वाज दैट फीलिंग जब पहली डील क्रैक? मतलब ऐसा लगा था कि मैं जब एक डील कर सकता हूँ तो लेट्स डाइव इनटू दिस, इसी में करते हैं। और ये भी फील आता है, मतलब 1000 रुपए 500 रुपए की चीज बेचना भी मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल। और यू सोल्ड प्रॉपर्टी 1.8 करोड़ और किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब यू डिड एवरीथिंग अलोन, कॉल से लेके लीड जनरेशन से लेके कंटेंट क्लोजिंग सब। तो मतलब 2 करोड़ की चीज बेच रहे हैं। हम कभी सोचते हैं अगर मैं 5 साल पीछे जाऊं एज अ स्टूडेंट, रिमेम्बरिंग योर रूट्स कि आप मथुरा से हैं, एंड इफ यू टेल समबडी वर्बली कि मैंने तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, नोबडी वुड इवन बिलीव यू। मैं खुद भी बोलूं 5 साल पहले कि मैं 2 करोड़ का बेचूंगा आगे कुछ, क्या बेचूंगा, मुझसे कोई क्यों खरीदेगा। मैं एमबीए कर रहा हूँ, नहीं मुझे पता है सेल्स कैसे होती है, नहीं तो मैं कैसे बेच सकता हूँ। बट आज मतलब इट्स करोड़, मतलब एवरी डे वी क्लोज मोर देन अ करोड़। तो वो चीज़ें आज पॉसिबल हो पाई जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर। तो लॉन्ग टर्म में भी क्लाइंट्स देखते हैं कि किस पे पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट इज समथिंग जो एक बार नहीं खरीदता बंदा, बार बार खरीदता है। तो उसी के साथ खरीदना चाहता है जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, क्योंकि पहली बार वो चेक करने आएगा, देखने आएगा, दूसरी बार वो सिर्फ फोन पे खरीद लेगा कि लवकेश इतने पैसे आए कहाँ लगाऊं। तो वो चीज़ें बिल्ड करना जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए रियल एस्टेट में कि मुझे ये काम जो है इट्स नॉट 5 साल 10 साल, ये मेरी लाइफ है। मैं रिटायर भी होऊंगा, इससे होऊंगा, मैं मरते दम तक यही काम कर रहा हूँ, लोग मुझे पहचानेंगे तो कि रियल एस्टेट से। तो जब आप उस माइंडसेट से करते हो तो आपको टेंशन नहीं होती कि आज लेगा या अगले साल लेगा, आप अपना काम कर रहे होते हो। तो इसके अलावा जब जैसे आपने अभी लोगों का ट्रस्ट जीता और इतना यू क्रिएटेड दैट थिंग विद पीपल, तो लोगों का जो ट्रस्ट और ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्स और जो पूरा उनका एक, ऑब्वियसली वो इतने बड़े चंक ऑफ मनी के साथ आपको ट्रस्ट करता है, सो यू मस्ट बी फीलिंग सो प्राउड अबाउट हाउ यू डेवलप दिस एंटायर ब्रांड योरसेल्फ। प्राउड भी फील होता है एंड डर भी लगता है, क्योंकि किसी की, क्योंकि मतलब किसी की जिंदगी भर की कमाई होती है जब वो रियल एस्टेट में एंटर करता है, उसका बहुत मतलब हार्ड एंड मनी होता है, एंड वो कहीं लगा रहा है इस उम्मीद में कि वो और बढ़ेगा। तो हमारा एक गलत कॉल, गलत डिसीजन या गलत प्रोजेक्ट उन चीजों को नेगेटिव कर सकता है। तो डर भी लगता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो क्लाइंट पसंद कर लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये सही नहीं है। तो हम सामने से मना करने जाते हैं कि आप ये मत लो, हमें उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, सब है, बट स्टिल वी टेल कि ये प्रॉपर्टी इसलिए बेकार है।
आप इस पर मत लो। वो बहुत रिस्की पॉइंट होता है उस समय, क्योंकि आपके सामने डील है और वो होने वाली है और आपको पैसे मिलने वाले हैं, बट स्टिल यू चूज कि आगे चल के 4 साल बाद ये बोलेगा कि यार ये प्रॉपर्टी तो अच्छी नहीं निकली। तो वो जो रिस्क फैक्टर है वो भी होता है। तो क्लाइंट्स कभी कभी भूल जाते हैं वो शोशाबाजी पे कि इसका हाइप बहुत ज्यादा है, इसकी लोग बहुत वीडियोस देख रही है। करेक्ट, बहुत से बिल्डर है जिनकी बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है दुबई में। इंडियन रियल एस्टेट के अंदर बात करें कि दुबई में वो सबसे बेस्ट है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं कि कितना छोटा अपार्टमेंट बना रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, तब पता चलता है कि वो सही इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती कि आप इतने एथिकल है रादर देन सेइंग कि अच्छा हमारा मनी आ गया देन लेट्स हम फोन नहीं उठाएंगे, बट इट्स सो गुड दैट यू आर वरिंग सो पर्सनली अबाउट द पीपल दैट यू आर डीलिंग विद। वही माइंडसेट कि मुझे उनको 4 साल बाद भी नजरें मिलानी है। 4 साल बाद जब वो मेरे पास आएंगे तो उनको पैसे बनने चाहिए, तभी वो लॉन्ग टर्म मिलेंगे, अपनी लॉबी को मेरे पास लेके आएंगे। तो उस विजन से काम कर रहे हैं, आज के लिए नहीं कर रहे। वाओ, maybe that is what builds a brand, right? For sure. तो अगर मैं बात करूं अभी मैक्सिमम क्लाइंटेल आपकी कहाँ की है, इंडिया की? मैं बोलूँगा 99% इंडियंस, अच्छा, बट नॉट everyone living in India, they are NRIs also, okay, like Canada, New York, मतलब सारे इंडियंस हैं, बिकॉज आवर जो लैंग्वेज वी यूज इज हिंदी। तो हम लोग हिंदी में ही कंटेंट बनाते हैं, एंड जो टर्म यूज करते हैं हम करेंसी का वो INR ज्यादा करते हैं इंस्टेड ऑफ दिरहम। हम दुबई में हैं, दुबई की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो एक कभी कमेंट भी आए कि आप दुबई बेच रहे हो INR क्यों बोलते हो, पागल बना रहे हो लोगों को। तो मेरे क्लाइंटल इंडियन है, उनको समझने में ईजी होगा तो मैं ये देखूंगा ना मुझे क्या मतलब यहाँ क्या करेंसी चलती है। मेरा बंदा जब वीडियो देखे तो उसको एक बार में समझ में आ जाए कि कितने रुपए हैं और मेरे पे हैं या नहीं है। मैं दिरहम बोलूँ, वो कैलकुलेटर खोले उसको मल्टीप्लाई करे, मैं प्रोसेस हार्ड क्यों करूँ। अगर मैं कोई विला बेच रहा हूँ तो मैं स्क्वायर फीट की जगह मैं यार्ड बताऊंगा ना, कितने गज के प्लॉट में बना हुआ है, मैं क्यों बताऊं। तो मैं उस डायरेक्शन में काम करता हूँ, इसलिए मेरे 99% जो क्लाइंट्स हैं वो इंडियन है। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर या साइकोलॉजिकल बिहेवियर इंडियन ऑडियंस जो यहाँ की है और वहाँ की में फर्क है? वहाँ की मतलब वहाँ तो ज्यादातर एंड यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स ना के बराबर है। अच्छा, क्योंकि वो लोग सब या तो जॉब बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने लिए घर खरीदते हैं। अच्छा, बट जो पैसा दुबई में स्पेशली आ रहा है वो 80% बाहर से आ रहा है। तो बाहर का पैसा ज्यादा है, सब फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो दुबई में अपना पैसा पार्क कर रहे हैं ताकि दे कैन मेक गुड प्रॉफिट। ओके। इज इट इजी टू डील विद पीपल जो हाई एंड कस्टमर्स होते हैं in comparison to people who are only buying for personal use? इट डिपेंड्स ऑल्सो कि उन्होंने किस तरीके के लोगों से मीटिंग्स की हैं, किस तरीके से लोगों से मिले हैं। बट जिस तरीके का हम कंटेंट बनाते हैं उससे जो हमारे पास आते हैं 99% ऐसे होते हैं जो हमारे साथ ही कंफर्टेबल होते हैं। आई मेट वन गाय, ही इज फ्रॉम दिल्ली, ही इज अ बिलियनियर, मतलब उनकी मोर देन 200-400 करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ पर है। बट रात को 1 बजे हम साथ में वॉक करके आइसक्रीम खा रहे हैं पहली मीटिंग में। अच्छा, तो ऐसा बॉन्ड भी बन जाता है क्योंकि वो आई इसलिए क्योंकि वाइब मैच हो गई थी। एक क्लाइंट आया, दे वर लाइक बहुत यंग थे, 25 साल के मैरिड कपल थे, दे लाइक मेरे ख्याल से CEO या फिर अपने ही बिजनेस मैनेज कर रहे थे। वो आई मीटिंग करी, बट पहले ही मीटिंग के बाद कभी रिस्पॉन्स नहीं किया मेरा, तो वाइब मैच नहीं हुई है। तो हमारे पास 99% क्लाइंट आते ही वो जिनके साथ हमारी वाइब ऑलरेडी मैच जेनजी जैसे साउंड कर रहे हैं, वाइब मैच होने पे आजकल बिजनेसेस हो रहे हैं। नहीं, जैसे बोला ना, जिसके साथ मन लग गया उसके साथ बिजनेस करने में मजा आया। दैट्स ट्रू। और अगर हम बात करें कि अगले 5-10 साल में दुबई का मार्केट कैसा जाएगा, ग्राफ, तो अगर उस पे क्लैरिटी दें थोड़ी। जैसे पिछले 5 साल से नोएडा का ग्राफ ऐसे जा रहा है। रीजन एयरपोर्ट, वन बिग फैक्टर एयरपोर्ट। दुबई में ऐसे फैक्टर्स की लाइन लगी हुई है, मतलब हर साल कुछ ना कुछ इतना मेगा होने वाला है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या प्राइसेस जाने वाले हैं। 2026 फ्लाइंग कार्स आ रही हैं, 2027 वर्ल्ड्स बिगेस्ट कसिनो, उस कंपनी का कसिनो जिसका सिर्फ लॉस वेगस मोनाको में कसिनो है, दे आर ओपनिंग देयर वर्ल्ड्स बिगेस्ट कसिनो। इसके बाद 2028 में आ जाते हैं, वहां पर हमारे बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें एक दुबई मॉल से 3 गुना बड़ा स्क्वायर मॉल। दुबई मॉल आज की डेट में इतना बड़ा है कि मैं एक दिन में खत्म नहीं कर सकता। जब भी हम जाते हैं हमें मैप खोलना पड़ जाता है दूसरे दोस्त से मिलने के लिए कि वो कहाँ बैठा है। इट्स सो बिग, उससे 3 गुना बड़ा एंड फर्स्ट एंड ओनली मॉल जिसके अंदर गाड़ियां चल सकती हैं, वो 2028 में रेडी होने वाला है। तो इतने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, 29-30 डिज्नी वर्ल्ड कमिंग देयर। दुबई लूप नाम से एक प्रोजेक्ट है, लास वेगस में ऑलरेडी चलता है, इट्स बाय इलॉन मस्क की कंपनी है, द बोरिंग कंपनी। अच्छा, तो वो क्या कि ऊपर रोड्स पे गाड़ियां चल रही हैं, बट दे मेक स्पेशल टनल ऑन द अंडरग्राउंड। तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है, बीच में कहीं रुकती नहीं, कोई स्टॉप ही नहीं, कोई सिग्नल ही नहीं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे सारी। इट्स स्टार्टिंग दिस ईयर। ओके, दे ऑलरेडी स्टार्टेड द फेज 1 बिटवीन द फाइनेंशियल सेंटर एंड डाउनटाउन एरिया। तो वो स्टार्ट हो चुका है, वो ऑलरेडी लास वेगस में अवेलेबल है। तो इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। पाम जबल अली विच इज द बिगेस्ट मैन मेड आइलैंड, मैंने बताया ना, पाम जो मेरा पानी में मिट्टी डाल के जमीन बनाई, उसका डबल साइज का पाम रिलीज हो चुका है, जो 2029 में रेडी होने वाला है। एंड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं,
तो ये सारे जो फैक्टर्स है ना, मतलब आपके पास एक रीजन नहीं है, आपके पास इतने रीजंस हैं कि हर रीजन आपके प्राइस को जंप कराएगा। मेट्रो बेसिक चीज है, आज दिल्ली के हर कोने में मेट्रो है, क्या दुबई नहीं बना सकती? दुबई में आज सिर्फ 55 मेट्रो स्टेशन है, बट अगले 15 साल में 160 मेट्रो स्टेशन आने वाले हैं। तो सोचो वो पॉइंट्स जहाँ मेट्रो स्टेशन ओपन होंगे, वहां का रियल एस्टेट कैसे परफॉर्म करेगा। दुनिया का सबसे ग्रीन हाईवे, ग्रीन स्पाइन के नाम से एक प्रोजेक्ट है, 65 किलोमीटर लंबे पैच में 10 लाख पेड़ लगाना, पूरा इंटीग्रेटेड हाईवे बनाना जिसपे जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो, आपकी गाड़ियां भी चले और ट्रेन भी चले। इट्स गोइंग टू द ग्रीनेस्ट हाईवे। इसके अलावा बड़े से बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आईआईएम ऑलरेडी पहुंच चुका है, आईआईटीज जा रहे हैं, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड वहीं जा रहे हैं। तो हर डायरेक्शन में काम हो रहा है, और ये वो डायरेक्शन है। मैं आपके प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये डेवलपर ये लॉन्च कर रहा है, इसके साथ ब्रांड करके ये कर रहा है, वो सब सेकेंडरी है। मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्स द प्लान ऑफ द सिटी, कि वो क्या करने वाले हैं। ये सब सिटी को है। जब सिटी डेवलप होगा तो रियल एस्टेट नीचे जाएगा या ऊपर ऑब्वियसली। मेरे घर के आगे एक रोड एक लेन भी चौड़ी हो जाती है, मैं रेट ज्यादा मांगता हूँ तो वहां इतनी चीजें हो रही हैं, तो देयर इज नो साइन ऑफ प्रॉपर्टी प्राइसेस टू कम डाउन। ग्लोबली कुछ होता है तो 3-6 महीने पूरे हर जगह होगा, बट लॉन्ग टर्म में इट्स अ प्रॉफिटेबल मार्केट, और भी आप 3 to 5x बनाने वाले हो अगले 15 साल में। उसके बाद शायद एंट्री लेना मुश्किल हो जाएगा। So I think this is the perfect time to start. हाँ, परफेक्ट टाइम रियल एस्टेट में एक तो कल था और दूसरा आज है क्योंकि रियल एस्टेट कभी सस्ता नहीं होता। अगर अब हम इस पूरी चीज को अगर हम we boil down this to an end and we bring कि अगर few years down the line if somebody sees your content, sees you few years down the line, how you want people to perceive you and see you as a businessman in the Dubai real estate industry? लॉन्ग टर्म विजन में बात, तो मैं अभी 2 डायरेक्शंस में काम कर रहा हूँ। एक हेल्पिंग माय इन्वेस्टर्स, कि वो कभी भी नजर उठा के पीछे देखें तो ये ना बोलें कि इसने मुझे गलत चीज दिलाई। किसी से बात करें बोले कि उसने दिलाई थी, मेरे को इतना फायदा हो गया। क्योंकि प्रॉपर्टी में ये बात भी आती है कि किसने दिलाई थी। करेक्ट। क्या लिया था वो तो तब आया ना जब किसने आपको बताया था। तो वो जब आए तो उसके साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया हमेशा। दूसरा, हेल्प करना उन लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेक अर्निंग थ्रू रियल एस्टेट। तो मुझे उनको भी इतना पैसा कमाना है कि वो लोग बोले कि हम ऐसी इंडस्ट्री में एंटर कर गए जो हमने कभी सोची नहीं थी, एंड वहां से सब कुछ आज हमारे पास। क्योंकि रियल एस्टेट की कोई पढ़ाई नहीं है, देखो देयर इज नो कॉलेज, देयर इज नो डिग्री, देयर इज नो डिप्लोमा, इट्स फुल्ली स्किल्ड बेस्ड जॉब। तो अगर आपकी स्किल डेवलप आपने कर ली तो यू कैन मेक मिलियंस, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों डायरेक्शंस में काम कर रहा हूँ, तो उन्हीं में याद करें कि इस बंदे ने मुझे कमवाया और इस बंदे ने मुझे ऐसी प्रॉपर्टी दिलाई जिससे मैं कमा रहा हूँ। आई थिंक दैट इज योर सक्सेस मंत्र, दैट इज योर सक्सेस रेट, कि वो दोनों प्रॉफिटेबल रहने चाहिए। दैट इज सो नाइस। आई मीन आई हार्डली आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो इतना ट्रांसपेरेंटली एंड येट इतनी ओपनली आपके डाउट्स को, क्वेश्चंस को इतनी लेमन लैंग्वेज में समझा पाए। एंड आई एम सो ग्लैड यू केम हियर, यू टुक आउट योर टाइम। आप you're traveling also, you have a very busy schedule, फिर भी you took out your time और आप यहाँ आए, and thank you so much हमारे सारी audience के थे अटपटे yet interesting और simple। If anybody has any doubts related to you, I would say वो लोग comment कर सकते हैं and you would love to answer. Definitely. And thank you so much for coming to the show. Pleasure. Okay. So guys, this is it for this episode. If you had any doubts regarding this entire episode, do comment below. We would love to answer you. That's it for today. Do subscribe to Mic पे मिलेंगे. Thank you.